वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROA स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 सवाल आपके भूगोल से। ठीक है, जैसा कि हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, देखिए इतिहास के भी 50 सवाल अपलोड कर दिए गए हैं, पॉलिटी के भी 50 सवाल अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के 50 सवाल। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एक महीने में कितनी बार पूर्ण चंद्र देखा जा सकता है और इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है 1 और पूर्णिमा, 2 और पूर्णिमा, सी में है 1 और अमावस्या, 2 और अमावस्या। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो जो पूर्ण चंद्र होता है वो महीने में एक बार देखा जाता है। ठीक है, पूर्ण चंद्र महीने में एक बार देखा जाता है और जो ये पूर्ण चंद्र होता है इसको कहते हैं पूर्णिमा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये जो होती है ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है और इसके 15 दिन के बाद आप क्या होगा कि इसको नहीं देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं फिर जो अगला 15 दिन होगा उसको कहेंगे अमावस्या की रात या फिर नए चंद्रमा की रात्रि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा गलत है। पहला दिया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दूसरा है खगोलीय पिंड अक्रिय गैसों से बने होते हैं। तीसरा, खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और डी है सूर्य एक तारे की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें गलत आपको बताना है। तो गलत क्या है? गलत है ऑप्शन सी, ये वाला। तो इसमें देखिए जो सूर्य, चंद्रमा और वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ जो खुद चमकते हैं रात के समय आसमान में जो चमकते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, और कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं कि बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो ये वाला जो है कि खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, ये वाला गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र मंडल सबसे आसानी से पहचाने जा सकने वाला नक्षत्र मंडल है। क्या उर्सा मेजर या अर्सा मेजर तारे की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए दिया है बिग बियर और इसका आंसर है नहीं, सप्तऋषि और नहीं, बिग बियर और हाँ, सप्तऋषि और हाँ। तो इसका जवाब बताइए कौन सा है। तो देखिए हम सभी को पता है कि जिसको आसानी से हम पहचान सकते हैं आसमान में वो क्या होता है, वो होता है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो 2 आपके एलिमिनेट हो गए। और दूसरा, क्या अर्सा मेजर एक तारे की श्रेणी में आता है, ये पूछा गया है। तो देखिए उर्सा मेजर या अर्सा मेजर ये तारा नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्या है ये अर्सा मेजर या इसको बिग बियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बियर, इसको बिग बियर भी कहते हैं। ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और सप्तऋषि क्या है? तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, सप्तऋषि जिसको हम आसानी से आसमान में पहचान लेते हैं एक प्रकार के नक्षत्र मंडल का भाग है जिसका नाम है अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर तारा नहीं, वो नक्षत्र मंडल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा की सहायता से करते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में। फिर है ध्रुव तारा हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। फिर है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कोई भी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है शुक्र और नेपच्यून,
बुध और नेपच्यून, बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुध और नेपच्यून। बुध जो है सबसे कम समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, सिर्फ 88 दिन। ठीक है, बुध। और वहीं नेपच्यून क्या है, सबसे ज़्यादा समय लेता है 164 साल। ठीक है, ये लेता है 164 साल और बुध लेता है सिर्फ 88 दिन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए न्यूनतम समय लेता है? अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसमें देखिए राइट आंसर है बृहस्पति। ये अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए न्यूनतम समय लेता है। ठीक है, तो अब सबकी बात कर लेते हैं। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 1 दिन लेती है, मंगल भी 1 दिन, बृहस्पति जो है वो सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, सबसे कम। और शनि जो है वो 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो इस इतने जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन का समय सबसे कम है। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे कम है और किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, ये बताना है। तो इसमें देखिए सबसे कम है चंद्रमाओं की संख्या नेपच्यून में और सबसे अधिक जो है वो शनि में है। ठीक है, सबसे कम नेपच्यून और सबसे अधिक शनि में। अगला सवाल है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित करने का निर्णय कब लिया था? तो देखिए हम सभी को पता है कि सबसे पहले प्लूटो जो है बौना ग्रह कब घोषित हुआ था? 2006 में। तो देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, 2006। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी डैश किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1 डैश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3,84,400 किलोमीटर और चौथाई, 3,84,200 और चौथाई, 3,84,200 और तिहाई, 400 और तिहाई और 200 और तिहाई। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही है? तो देखिए जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। तो इसलिए 2 ऑप्शन कट गए। और दूसरा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? ये है 3,84,400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई और कब चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है 3 और 1969, 5वां और 1969, 3 और 1968 या 5वां और 1968। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम कब रखा था इन्होंने? 21 जुलाई और सन क्या है? 1969। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। आगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी कितनी सतह पानी से ढकी हुई है और चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2 तिहाई 27 दिन, 1 तिहाई और 27 दिन, 2 तिहाई और 28 दिन या फिर 1 तिहाई और 28 दिन। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी जो 2 तिहाई सतह है वो पानी से ढकी हुई है और चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट 1 पहला दिया गया है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल कि क्षुद्र ग्रह फिर डैश है
किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, वही जो आपने पहले सवाल में पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर, ये किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति शनि, मंगल और शनि, बृहस्पति और शुक्र, मंगल या और बृहस्पति। तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी एस्टेरॉयड, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। आगे, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है और मंगल ग्रह सूर्य से कौन सा निकटतम ग्रह है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है दक्षिण और चौथा, उत्तर और चौथा, दक्षिण और पांचवा और उत्तर और पांचवा। तो राइट आंसर क्या है? तो सभी को पता है, बचपन से देखते आए हैं कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारे को ही देख के दिशा का ज्ञान पता लगाते थे, दिशा के बारे में। तो देखिए ऑप्शन ए कट गया आपका, ऑप्शन सी कट गया, और मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से चौथा निकटतम ग्रह है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। आगे है, महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? क्या ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटे शहर भी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है या नहीं? ये आपको बताना है। कौन सा जिला? ऑप्शन दिया गया है चंद्रपुर और नहीं, औरंगाबाद और नहीं, चंद्रपुर और हाँ, औरंगाबाद और हाँ। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो देखिए महाराष्ट्र में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन है? चंद्रपुर है, ठीक है। और जो ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटे है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नहीं है ब्राज़ील का, ये है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है। दक्षिण में है ये, उत्तरी वाले में नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त और कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं? निम्नलिखित में से गलत का आपको विकल्प का चयन करना है। और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में दिया है, ऑप्शन ए दिया है 5, और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, 4 और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, 4 और भूमध्य रेखा 90 डिग्री, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है देखिए ऑप्शन सी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपका विषुवत वृत्त है, यानी विषुवत वृत्त क्या हुआ? 0 डिग्री हो गया। उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री आपका नॉर्थ हो गया। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री आपका साउथ वाला हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है आपका कर्क रेखा, यानी आपकी 23.5 डिग्री उत्तर वाली हो गई। फिर कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पाई जाती है, वो हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? विषुवत रेखा का जो 66.5 डिग्री वाला होता है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ हो गया, और दक्षिण ध्रुव वृत्त जो हो गया वो आपका 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ हो गया। तो राइट आंसर क्या है? भूमध्य रेखा के साथ इन दोनों के अलावा 4 और, ठीक है। अगला है कि क्या मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में किस पर स्थित है? अभी मैंने आपको बता दिया सारे रेखाओं के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 66.5 वाली देख लिया नॉर्थ साउथ, 23.5 वाली देख लिया नॉर्थ साउथ, 0 डिग्री हो गया नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उसी पे अब सारे क्वेश्चन होंगे, उसी पे बेस्ड होंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, और कर्क रेखा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर होगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव जो है वो वृत्त ये भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो भाई इसमें कोई नहीं सही है, ठीक है। अभी पहले आपने पढ़ा था, मैंने बताया था सही विकल्प इसमें कोई नहीं है। उत्तरी ध्रुव जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो होता है ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री वृत्त होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, एक और चीज़, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम आर्कटिक, ठीक है। इसी को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंध में ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा क्यों प्राप्त होती है उष्णकटिबंध में, ठीक है, यानी टॉररिड जोन में। अब कारण दिया गया है, कौन सा सही है ये बताना है। मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है। फिर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम 2 बार ठीक ऊपर होता है। मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम 3 बार ठीक ऊपर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मध्याह्न का सूर्य जो है वो वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पे ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है, ठीक है। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया गया है खाली स्थान है फिर स्थित टोंगा द्वीप एवं खाली स्थान में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो इसमें देखिए टोंगा द्वीप कहाँ पर है और मॉरिशस द्वीप कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो टोंगा द्वीप है वो 20 डिग्री पे प्रशांत महासागर में और मॉरिशस द्वीप जो है वो दक्षिण महासागर में है, ठीक है। सॉरी, हिंद महासागर में है। मॉरिशस हिंद में, टोंगा प्रशांत में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान इतना डिग्री देशांतर होता है। प्रमुख याम्योत्तर की मदद से हम खाली स्थान पूर्व या खाली स्थान पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। तो इसका आप सीधा आंसर ही सुन लीजिए। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, कि प्रमुख याम्योत्तर जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है और इसकी मदद से हम 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक हम गणना कर सकते हैं। 0 डिग्री जो प्रमुख याम्योत्तर होता है, इससे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक हम गणना कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि असम में स्थित धुबरी किस अक्षांश पर स्थित है और असम में स्थित धुबरी किस देशांतर पर स्थित है। धुबरी का अक्षांश और देशांतर पूछा गया है। तो ये है, देखिए, जो इसका अक्षांश है ये है 26 डिग्री उत्तर और ये स्थित है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। तो ये देखिए सवाल वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर कुछ देशांतर वगैरह आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, वो डेटा है उसको रट जाइएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है और वह स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उस समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, ठीक है। ये अगर आपने टाइम कैलकुलेशन वाला आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको देखिए रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि पृथ्वी जो है वो देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उस समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो स्थान पश्चिम में है वो देखिए वो पीछे होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए जब भी इसमें अगर आपको टाइम निकालना रहता है, अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम जो है वो प्लस होता है, टाइम बढ़ता है, और वहीं हम वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो टाइम घटता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तो ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में कब के कितने बजे होंगे, ये पूछा गया है। अब देखिए पश्चिम में पूछा गया है तो पश्चिम में अगर जाएंगे तो समय क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया ट्रिक आपको कि अगर हम पश्चिम में जाएंगे आपको टाइम कैलकुलेट करना है। मान लीजिए टाइम कैलकुलेट करना है, पहले ही मैंने बता दिया, अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता है। तो इसमें क्या बोला कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच के पश्चिम में कितने बजे होंगे, तो पश्चिम में जाना है, तो दोपहर है तो पश्चिम में क्या होगा, सुबह होगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब चलिए हमको करनी है कैलकुलेशन। तो जैसा कि हमको पता है कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो इसको लिख लीजिएगा कि 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, और उस तरीके से इसको जब 60 मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो यानी 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। अब आपके सवाल में दिया गया है कि
जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री पश्चिम पूछा गया है। 15 डिग्री पश्चिम पूछा गया है तो पहले तो 15 में आप 4 से गुणा करिए, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 15 डिग्री बराबर होगा आपका 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री बराबर होगा आपका 60 मिनट। और आपको ये क्या है कि 1 घंटा ये पीछे होगा, क्योंकि हम पश्चिम में जा रहे हैं, तो 12 से 1 कम होगा, यानी 11 बजेगा, वो भी सुबह का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सिंपल सी चीज़ है कि आप पहले ही देख लीजिए कि पश्चिम में जाना है, टाइम कम होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोपहर हो रहा है तो इससे पहले हमें जाना है तो सुबह होगी। 2 ऑप्शन काट दिया आपने। बाकी आपको 15 डिग्री जाना है तो आपको पता चल गया है कि 1 डिग्री माने 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री मतलब क्या होगा, तो ये होगा 15 गुणा 4, यानी आपका 1 घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा पहले 12 बज रहा है तो यानी 11 बजेगा, यानी आपका हो जाएगा 11 AM। फिर से सवाल दिया गया है कि जब ग्रीनविच में ये क्या है कि दोपहर के 12 बजे होंगे तो कब मध्य रात्रि होगी और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री पहले ही मैंने बता दिया कि 15 डिग्री कितने में घूमती है पृथ्वी, 1 घंटे में। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। 15 डिग्री कब घूमती है, 1 घंटे में, तभी तो हमने कैलकुलेट किया था ना कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो उसी तरह 15 डिग्री में 1 घंटा होगा, यानी 60 मिनट होगा। 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर होगी मध्य रात्रि, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है 180 डिग्री और 1 घंटा। तो ये दोस्तों हम इसी पे 25 MCQ पे ही वीडियो थोड़ा पॉज कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कंटिन्यू कराया जाएगा, 25 MCQ आपको फिर से प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बताइए आउट ऑफ 50 आपको कितना आपने स्कोर किया है। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं ये ज्योग्राफी के, NCERT लेवल से एकदम हम करा रहे हैं। यही आपके PCS वगैरह में ऐसे ही सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो टॉपिक करके हम बिल्कुल कवर करा देंगे। बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।